नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों से रूबरू होंगे, पर आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। देखते हैं वीएनएम हेडलाइंस। भारत में बने 4 कफ सिरप पर डब्ल्यूएचओ का अलर्ट। कफ सिरप का स्वाद बढ़ाने में 66 बच्चों की मौत। कांग्रेस का हाथ छोड़कर हर्षद रेवड़िया ने पहना भाजपा का खेस। 25 करोड़ में दल बदलने का आरोप। और वडोदरा में युवक की हत्या का रिकंस्ट्रक्शन, आरोपी को साथ रखकर अलंकार टावर में जांच। बच्चों को पिलाई जाने वाली कफ सिरप को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इसमें भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाए गए 4 कफ सिरप को भी डब्ल्यूएचओ ने खतरा रूप घोषित किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। खास तौर से बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई है। बहुत मुमकिन है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते ही बच्चों की मौत हुई हो। ये प्रोडक्ट अभी सिर्फ गाम्बिया में पाए गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट में कहा है कि कफ सिरप में डायथेलेन ग्लाइकोल और इथिलेन ग्लाइकोल की इतनी मात्रा है कि जिसकी वजह इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। दरअसल इन कंपाउंड की वजह से भारत में भी बच्चों समेत 33 की जान जा चुकी है, लेकिन इन कंपाउंड पर बैन नहीं लगाया गया है। डब्ल्यूएचओ ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया है। यह न केवल गाम्बिया जैसे देशों बल्कि भारत के लिए भी बेहद गंभीर है। मामला बच्चों से जुड़ा है तो अलर्ट के मायने और व्यापक हो जाते हैं। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर के कांग्रेस विधायक हर्षद रेवड़िया ने 25 करोड़ लेकर पार्टी के साथ गद्दारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के विधायक हर्षद रेवड़िया ने विसावदर तालुका में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें चुनाव में 40 लाख रुपए ऑफर हुए थे, लेकिन अपने आप को शेर बताते हुए हर्षद रेवड़िया ने कहा था कि शेर कभी घास नहीं खाता। अब हर्षद रेवड़िया के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाने से उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि हर्षद रेवड़िया ने 25 करोड़ में पार्टी के साथ गद्दारी की है। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वे लोगों के बीच जाएंगे तब लोग उन्हें समर्थन देते हैं कि नहीं, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। वडोदरा के मंजलपुर के 19 साल के युवक की हत्या मामले, आरोपी को साथ रखकर पुलिस द्वारा अलंकार टावर में रिकंस्ट्रक्शन किया गया। वडोदरा में 2 दिन पहले मांजलपुर के 19 साल के दक्ष पटेल की सरेआम हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। हत्या दक्ष के खास दोस्त पार्थ कोठारी ने की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आज आरोपी को साथ रखकर मौकाए वारदात पर ले जाकर किस तरह हत्या को अंजाम दिया गया उसका रिकंस्ट्रक्शन पुलिस अधिकारियों के उपस्थिति में करते हुए पंचनामा किया गया। 2 દિવસ પહેલાં જે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના અલંકાર ટાવરમાં એક યુવાનની લાશ મળેલ તે બાબતે જે ગુનો દાખલ કરેલ તે બાબતે આજ આરોપીને સ્થળ ઉપર લાવી રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં આરોપીએ કઈ રીતે પ્રવેશ્યો અને કઈ રીતે એને હાથ બાંધ્યા અને કઈ રીતે એને છરીના ઘા મારેલા તે રીતનું તેણે પોતે જાતેથી દર્શાવી એ રીતનું પંચનામું કરવામાં આવેલ છે। હાલ જે સીસીટીવી ફૂટેજ જેના દ્વારા ગુનો શોધવામાં આવેલ તે અહીંયા દુકાન ઉપર પાણીની બોટલ લેવામાં આવેલ, જે છેલ્લી મરનાર સાથે છેલ્લે જોવામાં આવેલા
એના દ્વારા જ તેની કડક પૂછપરછ કરતાં તેનો ગુનો ડિટેક્ટ કરવામાં આવેલા. એ સિવાય પણ તે કઈ કઈ જગ્યાએ ગયેલો, કઈ જગ્યાએ દોરી લીધેલી એ બાબતનું વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. છરી આરોપીના કહેવાથી જે વિશ્વામિત્રી નદી છે ત્યાં ફેંકેલી છે તે બાબતની શોધખોળ ચાલુ છે. पिछले 10 साल से जेल में बंद संत आसाराम को जेल से छुड़वाने की मांग साधक कर रहे हैं, जिसे नव निर्माण पार्टी द्वारा समर्थन दिया गया। कुछ सालों पहले संत आसाराम देश भर में अपने प्रवचन के लिए काफी मशहूर थे, लेकिन आसाराम पर लड़कियों के साथ बलात्कार करने और खाली जमीन को हथियाने जैसे कई आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद पिछले 10 साल से आसाराम जेल में बंद हैं। आसाराम को आज़ाद करने की मांग लगातार उनके साधक कर रहे हैं, जिसे नवनिर्माण सेना ने समर्थन देते हुए आसाराम पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद बताए। છેલ્લા 10 વર્ષથી પૂજ્ય આસારામ બાપુ જેલમાં બંધ છે એ બાબતે એમના કરોડો સાધકો તરફથી એમને જેલ મુક્ત કરવાની જે માગણી થઈ રહી છે એ માગણીને આજથી અમે સંપૂર્ણ સમર્થનમાં છીએ. એમના ફરલો માટે જે કોઈ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી પડશે અમે કરીશું. બીજા નંબરમાં બાપુ સાથે અન્યાય થયો છે અને બાપુને ખોટી રીતે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે એ બાબત અમે તો કહીએ છીએ, લાખો સાધકો પણ કે છે. સાથે સાથે ભારતના ખ્યાતનામ જે વકીલ છે ડૉક્ટર સુબ્રમણ્યમ સ્વામી, એમના દ્વારા પણ 2020માં એક ટ્વીટ કરવામાં આવેલું. એમને પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખ્યું છે કે આસારામ બાપુને ખોટી રીતે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે અને એમને કોરોના કાળમાં જો અગર બીજા લોકોને છોડ્યા છે તો એમને સૌથી પહેલાં છોડવા જોઈએ. गुजरात में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। ઉમેદવારો જાહેર કરી રહ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટી આજે કેટલાક ઉમેદવારો જાહેર કરવાની છે. ભૂતકાળની યાદીઓમાં પણ આપણે જોયું છે કે આમ આદમી પાર્ટીએ નોન પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા સાધારણ પરિવારના વ્યક્તિઓને પણ ટિકિટ આપી છે. સમાજના તમામ વર્ગના લોકોને ટિકિટો આપવાની કોશિશ કરી છે. આજે આ યાદીના માધ્યમથી ફરી એક વખત જ્યારે અમે ઉમેદવાર જાહેર કરીએ છીએ ત્યારે મારે ગર્વ સાથે કહેવું છે કે પાર્ટીના મૂળભૂત કાર્યકર્તાઓ જેઓ વર્ષોથી પાર્ટી માટે કામ કરતા હોય, એમનો કોઈ પણ રાજકીય ઇતિહાસ ન હોય, એકદમ સાધારણ ઘરના વ્યક્તિઓ હોય, પરંતુ દેશ સમાજ માટે કંઈક કરવાની જબરજસ્ત ભાવના જેની અંદર હોય એવા લોકોને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ચાન્સ આપવામાં આવ્યો છે. જનતા અને મારા કાર્યકર્તાઓ આ નિર્ણયને ખૂબ વધાવી રહી છે. તો આજની આ યાદીના માધ્યમથી હિંમતનગર વિધાનસભા માટે માનનીય નિર્મલસિંહજી પરમારને આમ આદમી પાર્ટી ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરે છે. તેઓ વ્યવસાયે નિવૃત્ત આચાર્ય હતા. તેઓ એક શિક્ષકની ભૂમિકામાંથી સમાજ સેવાના ફિલ્ડ તરફ આગળ વધ્યા છે. હું એમને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. ગાંધીનગર દક્ષિણ બેઠક ઉપરથી દૌલત પટેલ નામના અમારા યુવાન બિઝનેસમેન છે તેઓ, અને સમાજ સેવાની અંદર ખૂબ સારું જેમનું કામ છે એમને પાર્ટી દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવે છે. હું એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. સાણંદ વિધાનસભામાંથી માનનીય શ્રી કુલદીપસિંહજી વાઘેલાને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ધ્યાને લેવામાં આવે છે. કુલદીપસિંહ એકદમ યુવાન વયના, બિલકુલ નોન પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા ઉદ્યોગપતિ છે, વ્યવસાય કોન્ટ્રાક્ટર છે અને યુવાનો અને સમાજની અંદર એમનું ખૂબ સારું યોગદાન છે. માનનીય કુલદીપસિંહને સાણંદ વિધાનસભા માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. વટવા વિધાનસભામાંથી અમારા પાર્ટીના કાર્યકર્તા, વ્યવસાય એક નાનકડી ગાર્મેન્ટની શોપ ધરાવતા અને અમારા ખૂબ જૂના સક્રિય કાર્યકર્તા, પાર્ટીના સાથી એવા બિપિન પટેલને આમ આદમી પાર્ટી ટિકિટ આપી રહી છે. બિપિનભાઈને વટવા માટે શુભકામનાઓ. અમરાઈવાડી મત વિસ્તારમાંથી અમારા આમ આદમી પાર્ટીના જૂના સાથી અને અમદાવાદ કોર્પોરેશનના ઇલેક્શન વખતે પણ ચૂંટણી લડી ચૂકેલા માનનીય શ્રી ભરતભાઈ પટેલને અમરાઈવાડી સીટ ઉપરથી ટિકિટ આપવામાં આવે છે. એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. કેશોદ વિધાનસભા સૌરાષ્ટ્ર જૂનાગઢની કેશોદમાંથી શ્રી રામજીભાઈ ચુડાસમાને આમ આદમી પાર્ટી ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરે છે. રામજીભાઈ ખૂબ સરસ સામાજિક આગેવાન છે, કોળી સમાજના વિવિધ સંગઠનો સાથે જોડાયેલા છે અને ભૂતકાળમાં તેઓ કોંગ્રેસ સાથે પણ કામ કરી ચૂક્યા છે. માનનીય શ્રી રામજીભાઈ ચુડાસમાને હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. ઠાસરા વિધાનસભાથી માનનીય શ્રી નટવરસિંહ રાઠોડને ઠાસરા વિધાનસભા પરથી ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવે છે. માનનીય નટવરસિંહ જિલ્લા પંચાયતના મેમ્બર રહી ચૂક્યા છે. સામાજિક ક્ષેત્રે તેઓએ ખૂબ સારું યોગદાન આપ્યું છે અને રાજકીય ક્ષેત્રે પણ ઘણા સમયથી સક્રિય છે. શહેરા વિધાનસભામાંથી શ્રી તખતસિંહ સોલંકીને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે. તખતસિંહ સોલંકી શહેરા વિસ્તારના ખૂબ મજબૂત આગેવાન છે, લોકપ્રિય વ્યક્તિ છે. એઓને હું શુભકામનાઓ પાઠવું છું. પંચમહાલ જિલ્લાની
કલોલ બેઠક ઉપરથી શ્રી દિનેશભાઈ બારિયાને પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે. દિનેશભાઈ વ્યવસાયે કલાના શિક્ષક છે અને શિક્ષક તરીકે એઓએ સમાજની અંદર કલાનું જ્ઞાન ફેલાય માટે ખૂબ મહેનત કરી છે. આગામી દિવસોમાં તેઓ કલોલ મત વિસ્તારના માધ્યમથી જનતાને સેવા કાલોલ પંચમહાલની કાલોલ સીટ દિનેશભાઈ બારિયા ગરબાડા સીટ ઉપરથી શ્રી શૈલેષભાઈ ભાંભોરને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવશે. શૈલેષભાઈ ખૂબ સક્રિય કાર્યકર છે આમ આદમી પાર્ટીના. સુરત લિંબાયત મત વિસ્તારમાંથી શ્રી પંકજભાઈ તાયડે ને પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે. પંકજભાઈ એક બિઝનેસમેન છે, સમાજ સેવક છે, વિવિધ સામાજિક, ધાર્મિક અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથે વર્ષોથી સંકળાયેલા છે. લિંબાયત મત વિસ્તારમાં લોકોને ગમતું એવું નામ છે માનની પંકજભાઈ તાયડે. નવસારીની ગણદેવી સીટ ઉપરથી ગણદેવીથી માનની શ્રી પંકજભાઈ એલ પટેલ કે જેઓ આદિવાસી સમાજના યુવાન લીડર છે. ઘણા સમયથી તેઓ સામાજિક ક્ષેત્રે સેવાઓ આપી રહ્યા છે. એક આંદોલનકારી યુવાન છે. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આવા યુવાનોને પંકજભાઈને જે તક આપવામાં આવી છે અમને શુભેચ્છા પાઠવું છું. આમ કુલ મળીને 12 જેટલા ઉમેદવારોની આજ રોજ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. એ તમામને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. અગાઉ 29 જેટલા ઉમેદવારો પણ જાહેર કરી ચૂક્યા છીએ. આ તમામ ઉમેદવારોને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. ગુજરાતની જનતા આમ આદમી પાર્ટીના આ નિર્ણયને સતત અને સારી રીતે પ્રશંસા કરી રહી છે, વખાણી રહી છે અને સપોર્ટ આપી રહી છે. હું ગુજરાતની જનતાનો આભાર માનું છું. આ વખતે मात्र ने मात्र आम आदमी पार्टी चालवानी है। खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. MS यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी फैकल्टी में इंटरनल एग्जाम दिवाली के बाद लेने की मांग के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में छात्रों ने इंटरनेशनल एग्जाम पोस्टपोन करने की मांग के साथ डीन कार्यालय पर हल्ला बोल किया। ऑफिस में डीन मौजूद नहीं होने की वजह से छात्रों ने वहीं टेबल कुर्सी पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।
हमारी मांग ये है कि जो सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी है उनका जो D2D का एडमिशन होता है, उनका जो सेकंड राउंड है वो 28 सितंबर को पूरा हुआ है और 5 अक्टूबर को उनका थर्ड राउंड है वो कंप्लीट हुआ है। और यूनिवर्सिटी ने जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी है उनके लिए इंटरनल एग्ज़ाम अभी 10 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यूनिवर्सिटी किसी भी हिसाब से ये किसी भी विद्यार्थियों की परीक्षा है ये ले नहीं सकती। ये एक यूनिवर्सिटी की तानाशाही है। तो हमारी ये मांग है कि जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी ये सारे सेकंड ईयर के बच्चों की दिवाली के बाद ले, और जब तक ये हमारी मांग का स्वीकार नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं खड़े होंगे। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिला के पूर्व विधायक और भाजपा नेता पबुभा माणेक का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से राज्य में दंगे बंद हुए, क्योंकि दंगे वही करवाते थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में पैसे लेकर वोट किया जाता है। 14 જ્યારે આયા આપણા વડાપ્રધાન ગયા એની પહેલા આયા મુખ્યમંત્રી હતા, કોઈ વર્ષ એવો જાતો નથી કે જ્યાં દંગા ન થયા હોય, જ્યાં કર્ફ્યુ ન લાગ્યો હોય। જ્યારથી નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારથી આખા ગુજરાતની અંદર કર્ફ્યુ મુક્ત કરી દીધું। સાંભળ્યું કોઈ? કેમ કે કરાવતા નહીં હતા। આજે જયારે અહીંયા આ જે ફરતાના બધા એમાં એક કોઈ પણ છે ને ફ્રીમાં નથી આવ્યો। અહીંયા જયારે ઓલા વેચતા હતા ત્યારે હું ગાડી લઈને નીકળતો હતો, એમાં 2-3 બહેનો મને જોઈ ગઈ, બિચારી છે ને આમ કરી લીધું। એટલે મને ખબર પડી કે ખરેખર છે ને મારી અને એમ થાય છે કે પબુભાના આ છે મને ખબર છે કે તમે 400 રૂપિયા રોજ લીધો ને, ઠીંબો દીધો પછી ગયા, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં। આમે પણ એક દસ્તાવેજ છે કે ચૂંટણી વખતે 2 ઉમેદવાર લડતા હોય ત્યારે એમાં જોવું જોઈએ। गुजरात के वडोदरा शहर के पोलो ग्राउंड में दशहरे की संध्या पर रामलीला और रावण दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 वर्ष बाद वडोदरा में नवरात्रि के साथ साथ रावण दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के पोलो ग्राउंड मैदान पर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा रावण दहन के साथ रामलीला का भी आयोजन किया गया। पोलो ग्राउंड मैदान में 42वीं रामलीला और रावण दहन देखने के लिए शहर जिला से हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। रामलीला में 3 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के 90 कलाकारों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। रामायण के विभिन्न प्रसंगों को रंगमंच पर कलाकारों ने अद्भुत रूप से पेश किया, जिसे देखकर उपस्थित हजारों लोग मंत्रमुग्ध हुए। इस मौके पर राज्य के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, वीएमसी के मेयर केयू रोकड़िया, स्थायी समिति अध्यक्ष हितेंद्र पटेल समेत के अग्रणी शामिल हुए। अभी मैं जो आपने बताया कि कितने साल, अभी मैं 2.5 साल में जो मनुष्य आज इस दुनिया में नहीं है और 2.5 साल के बाद जो जिंदा है और हमारी जो रामलीला हो रही है, तो मैं ये बोलूँगा ये हम सबका पहला प्रयोग है। ये पहला प्रयोग है जो मनुष्य जीवित है और जो कलाकार जीवित है, वो कलाकार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर में। मेरे साथ है मंदोदरी, कुंभकर्ण और मेघनाथ। तो हम सब करीबन 25 दिन 30 दिन से मेहनत कर रहे हैं और पूरे बड़ौदा शहर को उमंग है कि हम ये रामलीला में पार्टिसिपेट। इस इतने सारे प्रेक्षक जो हमको प्यार देते हैं,
हैं, यही हमारी 2 साल के बाद जो खुशी मिली है, मैं इतना ही बोलूँगा कि सब आर्टिस्ट रेगुलर आते थे, काम करते थे और अपना जो संयम था वो संयम रख के अपनी ड्यूटी निभाते थे। ईश्वर की कृपा है कि नवरात्र के 9 दिन माता की भक्ति करने के बाद जो ओजस्वी तेज संपूर्ण बिखरता है, विश्व के ऊपर कृपा करता है, सत्य असत्य के ऊपर छा जाता है, अंधेरा छट जाता है और उजाला, सत्य का उजाला प्रस्थापित होता है। विश्व में जब जब भी अशांति पैदा हुई, युद्ध हुए, तो हमने देखा है जैसे कि आज ईरान में हमारी बहनें लगा रहता है हिजाब के खिलाफ अपने बाल काट के फेंक रही है, हिजाब को सुलगा के फेंक रही है। ये माँ मातृ शक्ति है, ये मातृ शक्ति हो रही है। ऐसे बात नहीं करते। आज यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसमें अगर कोई बोल सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री जो 9 दिन तक पानी के ऊपर उपवास करते हैं, उनके पास यह शक्ति है कि रशिया से भी बात करते हैं और यूक्रेन से भी बात करते हैं। आसुरी शक्ति को जब ध्वंस करना होता है तभी यह शक्तियाँ, अच्छी शक्तियाँ प्रकट होती हैं और माध्यम है माँ। आज दुनिया को स्थापित करने वाली भी माँ है और दुनिया से दुख दूर करने वाली भी माँ है। ऐसा ये 42 साल से यह उत्तर भारत रामलीला एवं रावण दहन का कार्यक्रम 42 साल से उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ कर रहा है। जय श्री राम। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ ऐसे तो 42 साल से रामलीला और रावण दहन यहाँ करती आ रही है, लेकिन 2 वर्षों से कोरोना पीरियड में पूरा देश, पूरा विश्व परेशान था, तो हमने भी सुरक्षा की दृष्टि से वो कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन इस वर्ष हम पुनः भव्य रूप से रामलीला का कार्यक्रम कर रहे हैं और करीब 100 के ऊपर कलाकार अभी डायरेक्ट रामलीला का मंचन करेंगे और उसके पश्चात तीनों पुतलों का दहन किया जाएगा और दहन करने के पश्चात भव्य आतिशबाजी होगी। और जो का जो डायरेक्टर प्रेम था मेरी तरफ, मेरे परिवार की तरफ और हमारे परिवार का उनके परिवार की तरफ, और आज सरगम में लता जी तो आप सभी से निवेदन करता हूं, उनके कहने से मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पिछले 2.5-3 साल से बॉम्बे से बाहर ही नहीं गया और मुझे जाना भी नहीं था क्योंकि मना किया था डॉक्टर ने, लेकिन सिर्फ उनके कहने पर मैं आया और बहुत अच्छा लगा। वाकई अच्छा लग रहा है कि ये रामलीला जिसके थ्रू भगवान श्री राम की याद और उसकी पूजा जो होती है वो इतने भाव से हो रही है। रामलीला के बाद 50-50 फीट ऊंचे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। ऐसी मान्यता है कि दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को उत्साह के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। 2 साल बाद आयोजित हुए रावण दहन के कार्यक्रम को हजारों लोगों ने एक साथ देखा और इस मौके पर की गई आतिशबाजी को देखने का लुत्फ भी उठाया। खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર,
અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक. जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. वडोदरा के वासना रोड पर सीनियर सिटीजन क्लब द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए दशहरे के मौके पर गरबा का आयोजन किया गया. नवरात्रि के 9 दिनों तक मां अंबे की आराधना के बाद दशहरे के दिन भी जगह जगह गरबा आयोजन किया गया. वडोदरा के वासना रोड पर सीनियर सिटीजन क्लब द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गरबा प्रेमी वरिष्ठ नागरिकों ने शिरकत करते हुए गरबा खेलने का आनंद लिया. पूरी नवरात्रि में कानून व्यवस्था बनाने में व्यस्त रहे पुलिस कर्मचारियों के लिए वडोदरा पुलिस द्वारा मोतीबाग गरबा ग्राउंड में सुरक्षा गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया. गुजरात में 2 साल बाद भव्य गरबा आयोजन पूरे राज्य में किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने में तैनात रहे. वडोदरा में भी रात भर पुलिस कर्मचारी कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त दिखे. इन पुलिस कर्मचारियों के लिए वडोदरा पुलिस और शी टीम द्वारा मोतीबाग गरबा ग्राउंड में सुरक्षा गरबा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के कांस्टेबल से लेकर आला अधिकारी तक ने गरबा खेलने का आनंद लिया. इस कार्यक्रम में गुजरात राज्य के डीजीपी आशीष भाटिया, वडोदरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह, वडोदरा की महारानी राधिका राजे गायकवाड़, वडोदरा सांसद रंजन मैन भट्ट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के राजनीतिक अग्रणी उपस्थित रहे. इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मचारियों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर गरबे घूमने का आनंद लिया.
આજે સી ટીમના જે ગરબા મહોત્સવ થયા છે એમાં અમે પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે, અમે બહુ એન્જોય કર્યું છે, અમને બહુ જ ગમે છે. ગરબા મારો બહુ જ ફેવરેટ એક તહેવાર છે. એ તહેવાર મેં આજે માણ્યો છે, મને બહુ જ ગમે છે. સી ટીમમાં જે અત્યારે હાલ અમે કામગીરી કરી રહ્યા છે એ બાળકો, સિનિયર સિટીઝનો અને મહિલાઓ માટે જે મહિલાઓની સુરક્ષા અને એને પ્રાધાન્ય આપવા માટે અમે આ કામગીરી કરી રહ્યા છે. એટલે અત્યારે હાલ આ જે ગરબાનો કાર્યક્રમ છે એના માટે થઈને અમને અત્યારે બીજું કશું ધ્યાનમાં નથી આવતું, પણ હું બહુ જ ખુશ છું અને આજે હું બધાનો આભાર માનું છું કે મને આજે આ ગિફ્ટ આપ્યું છે. આજે આ ગરબા વડોદરા ટ્રાફિક પોલીસ ટ્રસ્ટ તરફથી અને સંયુક્ત રીતે આયોજન કરવામાં આવેલ છે અને ખૂબ ભવ્ય ગરબાનું આયોજન છે. અને એમાં જે પોલીસ અધિકારીઓ અને પોલીસ કર્મચારીઓ આટલા દિવસથી જે બંદોબસ્ત અને મહેનત કરતા હતા એ લોકો અને એના ફેમિલીઝ આમાં જોઈન થયા છે અને આનંદ લઈ રહ્યા છે, જે ખૂબ ખુશીની વાત છે. અને આપણે પણ અહીંયા આજે આ ગરબા સારી રીતે આપણે નિહાળ્યા અને બહુ સારી રીતે અને વેલ ઓર્ગેનાઇઝડ ગરબા છે. બહુ ખુશીની વાત છે. હા, સી ટીમની સ્થાપના લગભગ 2 વર્ષ પહેલાંથી હાલના પોલીસ કમિશનર શ્રી શમશેરસિંહે અત્રે સ્થાપના કરેલી અને એમને પૂરતી ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવેલી છે, એમને પૂરતી સુવિધા પણ આપવામાં આવેલી છે અને દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં સી ટીમ રાખવામાં આવેલી છે અને વિમેન એમ્પાવરમેન્ટને લગતું અને મહિલાઓના જે કંઈ પ્રશ્ન છે અને ખૂબ સારી રીતે સોલ્વ કરી શકે છે. અને એનું જે છે એ રેકોર્ડિંગ અને એનું બાકી તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવેલ છે અને સમાનાંતરે એમને સુધારા વધારા કરવા માટે પણ સારું आयोजन જે છે કરવામાં આવેલ છે। नवरात्रि में हर रोज ड्यूटी के बाद एक दिन नवरात्रि का आनंद लेने वाले पुलिस कर्मचारियों को पुलिस विभाग की ओर से इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया। गुजरात के विभिन्न शहरों में बीती रात दशहरा के उपलक्ष्य में रावण दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया गया। गुजरात के गिर सोमनाथ जिला के ऊना में एसडी स्कूल के भव्य ग्राउंड में विजयदशमी का रावण दहन किया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रावण दहन से पहले शस्त्र पूजा और बाद में आतिशबाजी और तलवारबाजी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर आतंकवाद रूपी रावण का दहन करते हुए आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया गया। गुजरात के कच्छ के भुज शहर में कांग्रेस कमेटी द्वारा विजयदशमी के मौके पर महंगाई, महंगा पेट्रोल, महंगे स्वास्थ्य सुविधाएं, महंगे शिक्षा, जीएसटी, ईडी, सीबीआई जैसे मुद्दों का विरोध किया गया। भुज के तालाब के पास गांधी जी की प्रतिमा ने कठपुतला दहन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा। आज शहर कांग्रेस द्वारा भुज में 2 जगह असत्य पर सत्यनो विजय, अधर्म पर धर्मनो विजय ना प्रतीक रूपे मनावाता दशहराना तहेवार निमित्ते आ वर्तमान सरकार द्वारा जे मोंघू शिक्षण, मोंघू आरोग्य, बेरोजगारी, जीएसटी, पेट्रोल डीजलना वधेला भाव, गैस एम तमाम जे 10 मुद्दाओने प्रतीक बनावी एमनुं एक दहन करवामां आव्युं हतुं અને આ સરકારનો વિરોધ કરી સરકારને જાગૃત કરવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો કે તેલના ભાવો જે 1000 થી 3000 થઈ ગયા છે, પેટ્રોલ 60 નો 100 થઈ ગયો છે, ગેસ 350 નો 1100 થઈ ગયો છે, જીએસટી જે કોંગ્રેસ 8 થી 12% 14% સુધી લાવવાની હતી 18 થી 28% સુધીના દરો છે। આમ વિવિધ મુદ્દે જનતાને થતા અન્યાય પ્રત્યે પ્રજામાં જાગૃતિ આવે, આ કેન્દ્રમાં બેસેલી ભાજપની જે અસુરી સત્તા જે છે એનો નાશ થાય એનો એક દહન કરીને પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। वडोदरा की प्रतापनगर रोड पर गीतानगर सोसाइटी में निवासियों द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दशहरा पर देश भर में रावण दहन की परंपरा है। इस परंपरा को निभाते हुए वडोदरा में जगह जगह रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वडोदरा के प्रतापनगर रोड पर गीतानगर सोसाइटी में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के आशय के साथ रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं द्वारा रामलीला की प्रस्तुति भी दी गई और रामलीला के बाद रावण दहन करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया गया। કેટલી નવરાત્રી હોય તમને ખબર છે? નવરાત્રી કેટલા આખા વર્ષમાં નવરાત્રી કેટલી વાર આવે? 2 વાર। પહેલા ક્યારે આવે? ચૈત્ર નવરાત્રી, એને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ?
મોટી નવરાત્રી આમ બે નવરાત્રી હોય, બે શાસ્ત્રો મુજબ બે, ચાર આવે અલગ છે પણ શાસ્ત્રોમાં બે લખેલી છે. એક ચૈત્ર નવરાત્રી જેને આપણે મોટી નવરાત્રી કહીએ છીએ અને એ ચૈત્ર મહિનો એટલે કયો કહેવાય? વસંત, શરદમાં. એટલે આ નવરાત્રી રામ ભગવાને ચાલુ કરી હતી. માતાનું ધ્યાન ધરવું એ નવરાત્રીમાં કોણે ચાલુ કર્યું હતું? રામ ભગવાને. આ રિલેશન છે, અનિવાર્ય છે. માતાનું સ્વરૂપ થઈ ગયું હતું કાળું, પછી એમને માતાએ પરિવર્તન કરવું પડ્યું. માતાએ એમના સ્વરૂપમાં પાછું આવવું પડ્યું. એમના માટે માતાએ ઘોર તપસ્યા કરી. આ હતું પરિવર્તન. પરિવર્તनથી घबराने जरूर नहीं, परिवर्तन ने एक्सेप्ट करवाना। बस मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो आज की जनरेशन को जो चीज़ें नहीं पता वो हम लोग उनके लिए ये सब पहुंचाना चाहते हैं कि आज की जनरेशन को जो चीज़ें नहीं पता उन लोग को वो चीज़ पता होनी चाहिए कि रावण दहन क्या होता है, राम सीता का किस तरह से भूमिका निभाई जाती है, उन लोग का रिलेशन किस तरह से होता है, वो सब चीज़ें हम लोग दिखाना चाहते हैं। जो बड़ौदा है उसमें पोलो ग्राउंड में होता है, सोसाइटी में ज़्यादातर नहीं होता है। आज सोसाइटी में कार्यक्रम किया है, क्या कहेंगे? पोलो ग्राउंड में जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बड़े ज़ोरों शोरों से होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है कि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब देख नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से उन लोग को भी ये सब जान होए, उसके लिए हम लोग सोसाइटी में छोटे से इसके अंदर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये सब नॉलेज देने के लिए। माता सीता का हम लोग गीतानगर सोसाइटी प्रतापनगर वडोदरा में रहते। आज हमने यहाँ पे राम दशहरा का एक पर्व सेलिब्रेट किया था, जिसमें हमने माँ नवदुर्गा के जो 9 अवतार है उसकी अलग अलग दिन क्यों आराधना होती है, उसका हमारे धर्म में, सनातन धर्म में उसका क्या महिमा है, उसकी क्या स्टोरीज़ है, क्यों हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, नारी शक्ति क्या है, नारी शक्ति के रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, उसका हमने यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारे सारे लेडीज़ जो है हमारी कॉलोनी के, उन्होंने माता का स्वरूप लिया था और हमने बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और लास्ट में हमने अभी रावण दहन का भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। एमपी के मंदसौर में रावण वध की अनोखी परंपरा है। यहाँ रावण की नाक पर मुक्का मारकर उसका घमंड तोड़ा जाता है। मंदसौर से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धमनार में दशहरा उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सीमेंट से बने रावण के पुतले का दहन नहीं बल्कि रावण का वध होता है। ग्रामीण मिलकर राम और रावण की अलग अलग टोलियां बनाते हैं। एक टोली राम की सेना कहलाती है, दूसरी टोली रावण की सेना। फिर शुरू होता है राम और रावण की सेना का युद्ध। युद्ध में राम की सेना रावण की प्रतिमा के ऊपर रावण का संहार करने के लिए चढ़ाई करती है और रावण की सेना राम की सेना को रोकने का हर प्रयास करती है। दोनों के बीच जमकर युद्ध होता है। बांस से बनी जलती हुई टोकरियों को एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। इसके बाद शुरू होती है रावण के ऊपर चढ़ाई। यहाँ भी रावण की सेना में शामिल सैकड़ों लोग रावण के ऊपर चढ़ाई करने से राम की सेना को रोकते हैं। रावण की प्रतिमा पर चढ़ने को लेकर युवाओं की मशक्कत के बीच कपड़े तक फट जाते हैं। कई युवा चोटिल भी हो जाते हैं। अंततः युद्ध के अंत में राम की सेना से एक व्यक्ति रावण के ऊपर चढ़कर रावण की नाक पर मुक्का मारता है। यही रावण का वध होता है। नाक पर मुक्का मारने का अर्थ होता है रावण के अहंकार को तोड़ना। लिहाजा नाक पर मुक्का मारकर रावण के घमंड को चूर चूर किया जाना ही रावण का वध कहलाता है। ये जो त्यौहार है दमनार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, कई वर्षों से मनाया जा रहा है यहाँ पे। उसमें सुबह में प्रत्येक घर वालों अपने घर के सामने रंगोली बनाते हैं, जिसमें उसके बाद पंचायत पार्टी आती है और पूरे गांव में भ्रमण करके रंगोली कार्यकर्ताओं को इनाम प्राप्त करती है। उसके बाद 3 बजे प्रत्येक मंदिर से बाबूजी आते हैं जो पूरे गाँव का नगर भ्रमण करते हैं। उसके बाद यहाँ रावण के पास आते हैं और यहाँ पे लंका दहन होती है। उसके बाद 15-20 मिनट से लंका दहन होती है। उसके बाद रावण पर चढ़ाई का कार्य शुरू हो जाता है, जिसमें एक राम की सेना होती है और एक रावण की सेना होती है। राम की सेना ऊपर चढ़ने का काम करती है, रावण की सेना नीचे खींचने का काम करती है। घंटों मकसद करने के बाद राम की सेना आखिरकार जीत पाई लेती है, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत हमेशा होती आई है। आज भी सत्य की जीत हुई है। पर क्या करता है रावण? कैसे रावण के ऊपर चढ़ के बाद जो ऊपर चढ़ता है और रावण के नाक पे मुक्का मार के रावण का वध करता है। कई वर्षों से परंपरा चल रही है।
में एक अनूठा कार्यक्रम चलता है। बहुत बुजुर्ग बाप दादा वो टाइम से दशहरा मनाते आ रहे हैं हम, और हमारे मैंने भी कम से 60 साल की उम्र हो गई। ये भी मैं देख रहा हूँ अनूठा, और मैंने साथ में रहकर रावण का अच्छा कार्यक्रम करा और 2-4 साल रावण मैं खुद भी मारा हूँ मैंने भी, और पब्लिक देखा गई। पब्लिक देखने आसपास गाँव को सभी से आती है, और 12 महीने त्यौहार मनाते हैं हम। बहन बेटियों को सभी को ला के 12 महीने में पूरा त्यौहार, एक अनूठा त्यौहार मनाते हैं हम। और ये आसपास से पब्लिक देखने के लिए उत्साह के साथ, और रंगारंग कार्यक्रम भी होता है यहाँ दशहरा पे। और गांव में करीबन सभी घरों में मिठाई का सेव वगैरह, मिठाई जो भी बाकी सभी सलपार भोजन वगैरह सभी बनाते हैं, और आसपास से आज मेहमान सभी को भोजन भी खिलाया जाता है। देखो, धमनार का जो रावण वध परंपरा है वो इतनी अनूठी है कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर एक अलग ही प्रकार से यहाँ का रावण वध की जो परंपरा है वो यहाँ जो निर्वहन होती है उससे एक धमनार की पहचान ही नहीं, पूरे मंदसौर जिले की पहचान होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रावण वध के तरीके जो हैं, कहीं पर उसको आग लगा के वध किया जाता है, कहीं और तरीके से होता है, लेकिन यहाँ का जो जोश था युवाओं के अंदर और उत्साह जो आपने देखा है, और यहाँ के जो वध का जो तरीका था वो सबसे हट करके था। और गांव का जो ये परंपरा जो लंबे समय से चली आ रही है, ये पूरा गांव, सभी समाज, सभी धर्म होता है, किस तरह से यहाँ पर जो दशहरा पर्व मनाया जाता है, ये ग्राम पंचायत और एक दशहरा उत्सव समिति दोनों मिलकर के इस पर्व को मनाती है। पूरे गांव के अंदर सभी समाज, सभी धर्म के लोग मिलकर के वध करने का तरीका ये है कि यहाँ पर एक रावण की तरफ से टीम होती है और एक राम की तरफ से टीम होती है। तो रावण वाली टीम जो होती है वो रावण के साइड में जो आप देख रहे हो, पीछे दृश्य दिख रहा है आपको कि उस होटले के ऊपर सारे युवा लोग खड़े रहते हैं और राम की सेना नीचे होती है। जब वो उस रावण को मारने के लिए ऊपर चढ़ना चाहती है तो वो उन्हें रोकना चाहते हैं। वो लगातार ये क्रम चलता है। जब होटले पर चढ़ जाते हैं फिर उसके बाद रावण की बड़ी प्रतिमा है तो उसके हाथ के माध्यम से उसके नाक तक पहुंचना चाहते हैं। और वो जब कोई कार्यकर्ता इस या राम की तरफ से सेना का जो एक कार्यकर्ता ऊपर चढ़ जाता है तो रावण की नाक पर मुक्का मार करके उसका घमंड चूर किया जाता है। विजयादशमी के मौके पर गुजरात में शस्त्रों की पूजा का विधि विधान है, जिसके तहत विभिन्न शहरों में पारंपरिक रूप से शस्त्र पूजा की गई। दशहरा पर गुजरात में पिछले कई सालों से शस्त्र पूजन की परंपरा है। धार्मिक विधि विधान के तहत राजा रजवाड़ों के समय से शस्त्र पूजन होता रहा है। विसावदर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बजरंग मंदिर में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शस्त्रों की पूजा कर सुरक्षा और शक्ति की कामना की गई। विजयादशमी के मौके पर कैसोद में क्षत्रिय समाज द्वारा शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से शस्त्र पूजन करते हुए यज्ञ भी किया और यज्ञ में आहुति देकर शक्ति की कामना की। आज दशहरा निमित्ते नागलधाम खाते श्री समस्त महिला क्षत्रिय समाजનું શસ્ત્ર પૂજનમાં બહોળી સંખ્યામાં બધા ભાઈઓ અમે હાજર રહી અને આજે શસ્ત્ર પૂજન કરેલું છે અને અમારા ઈષ્ટદેવી શ્રી નાગબાઈ માતાજીનો યજ્ઞ પણ રાખેલો છે। આજે સાંજના સમયે અમારા જ્ઞાતિ સમસ્તનું ગરબીનું પણ એક આયોજન છે અને આજના શસ્ત્ર પૂજનમાં બહોળી સંખ્યામાં અમારા જ્ઞાતિ ભાઈઓ અને બહેનો હાજર રહેલા છે। अमरेली के जाफराबाद में दशहरा के मौके पर हनुमान चौक गिरिराज सर्कल निकट विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और हिंदू संगठनों द्वारा शस्त्र पूजा की गई। इस सामूहिक शस्त्र पूजन में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए और पारंपरिक रूप से शस्त्र पूजा को अंजाम दिया गया। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।